प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ मैं एक अनुच्छेद का उल्लेख करना चाहूँगा। पैराग्राफ आप उसको पढ़िए और देखिए कि कितना समझ में आता है, और ये पहचानने की कोशिश कीजिए कि ये भाषा शैली किसकी हो सकती है। जिसका पाठ पढ़ा है वो तो अंदाज़ा लगा लेगा, लेकिन हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी होते हैं वो महान लेखकों की भाषा शैली वैसे ही पहचान लेते हैं बिना पाठ के। भले ही पाठ उनका ना पढ़ा हुआ याद आए, लेकिन भाषा शैली पहचान लेते हैं। ये जो भाषा शैली है इस पद में जो मैं दे रहा हूँ वो महादेव वर्मा की है। महादेव वर्मा जी लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग करती हैं कई बार, क्योंकि वो कई चीज़ें एक ही वाक्य में बता दिया करती है। दूसरा, वो कई बार संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दावली का प्रयोग करती है, तो कुछ बच्चों के समझ में नहीं आता। एक बार आप इस पैराग्राफ को पढ़ कर देखें। पूरे पैराग्राफ में तो आपके समझ में आ जाएगी क्या बात कही हुई है, लेकिन एक एक वाक्य को अलग देखेंगे तो वो किस बात को कैसे जोड़ रही है ये समझ में नहीं आएगा। एक बार पढ़ के देखें कितना समझ में आ रहा है, फिर मैं समझाऊंगा। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंग में था जैसा इल्ली से तितली का बनना। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ द्युति झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप चाही तरंगें उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में स्लेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उनके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित है। रंग रहित पैरों को गर्बीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। तो यहाँ कुछ शब्द आए थे, कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंग में। तो क्रमशः और रंग में से क्या मतलब हुआ, आगे देखो। बंकिम का मतलब होता है टेढ़ा, चलो मैं बता देता हूँ। इंद्रनी की नीलाभ द्युति झलकने लगी, कैसे कहाँ झलकने लगी। नील हरित ग्रीवा की भंगिमा, धूप छाई तरंगे उठने लगी, क्या तरंगे उठने लगी, कहाँ उठने लगी, कैसे उठने लगी, क्या कह रहा है, क्या कहा जा रहा है। दक्षिण और वाम दोनों पंखों में स्लेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगा। चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त उठे, नई गरिमा से रंजित कर दिया। ऐसी भाषा शैली बड़ी क्लास में लगनी चाहिए, पर ये 7वीं क्लास का पाठ है तो बच्चे कम ही समझ पाते हैं, तो बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है उन्हें समझाने के लिए। तो देखिए मैं समझा रहा हूँ। एक बात तो मैं बच्चों को पहले ही समझा देता हूँ यहाँ इसी में, वो ये है कि बच्चे शब्दों की लय के साथ जिस लय में या जिस भाव से कहा जा रहा है उस लय में नहीं पढ़ पाते, तो वो पद या वो वाक्य समझ में नहीं आता। तो ये दूसरी पंक्ति, इसको देखो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। तो ऐसे पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। वो यूं कह रहा है कि मोर के सिर की जो कलगी है वो और सघन है, यानी ज़्यादा सघन है, और ऊंची तथा चमकीली हो गई, यूं पढ़ना है तब समझ में आएगा। तो वाक्य किस भाव से लिखा गया है और उन शब्दों की लय क्या है उसी लय में पढ़ेंगे। बच्चे तो क्या करते हैं, लय इतनी तोड़ देते हैं, जैसे थोड़ा सा पीछे देखो, तितली का बनना मोर के सिर, यूं यूं पढ़ देते हैं। तितली का बनना मोर के सिर की, मतलब वो यूं नहीं देखते कि बीच में पूर्णविराम आया है, तो वो शब्दों को आगे पीछे तोड़ देते हैं, फिर अर्थ समझ में आता नहीं है। तो पूर्णविराम आता है ना, वहां से आगे दूसरा वाक्य शुरू हो जाता है। पर बच्चे यूं पढ़ते हैं, धीरे धीरे मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प ठीक वैसा ही क्रमशः और रंग में था जैसा इल्ली से तितली का बनना मोर के सिर की, यूं बोलते हैं वो। तो ये थोड़ा बोलना सीखें, पूर्णविराम आए वहां रुक जाएं। तो आगे देखो, धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। पहले वो तितर जैसे लग रहे थे, छोटे थे तब, तितर के बच्चे जैसे। मोर और मोरनी एक जैसी होते हैं, लेकिन जब जब वो जैसे बड़े होते हैं ना, फिर उनकी शरीर की जो आकृति है वो बदल जाती है। मोर के लंबी लंबी पंख हो जाती है, गर्दन नीली हो जाती है। आपने मोर मोरनी तो देखे ना, दोनों अलग अलग दिखते हैं ना, लेकिन जब वो छोटे होते हैं तो तितर जैसे पढ़ते आ रहे हो, है ना, तितर जैसे बताए ना। तो अब वो बड़े होने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही जैसा मोर मोरनी का होता है वैसा ही उनका शरीर है ना, वो क्रमशः और रंग में था। मतलब जैसा रंग मोरनी का होता है शरीर, वैसा ही मोर मोरनी दोनों का होने लग गया वो।
दिखाई देने लगे वो। जैसे इल्ली से तितली का बनना, तितली का जो छोटा रूप होता है इल्ली, है ना। जैसे चिड़िया होते हैं उसके बच्चों को चूजा बोलते हैं ना, मुर्गी होती है उनके बच्चों को चूजा बोलते हैं, बाद में वो मुर्गी जैसी हो जाती है। तो वैसे ही जो इल्ली होती है वो बाद में बड़ी होकर तितली जैसी लगती है। तो वैसे ही वो जो तितर जैसे दिखते थे, तितर जैसे दोनों बच्चे, वो मोर मोरनी जैसे दिखने लगे क्योंकि वो बड़े हो गए। तो अपने वास्तविक रूप में प्राप्त होने लगे उनका शरीर वास्तविक रूप में, जैसा मोर मोरनी देखते हैं। अब आगे देखो, मोर के सिर की कलंगी और सघन, सघन मतलब गहरी, इसमें बहुत सारे शब्द आएंगे जो कठिन है। ये महादेवी वर्मा की भाषा शैली है, इसलिए दोबारा समझा रहा हूं ये। अब की बार पेंसिल से इन कठिन शब्दों का अर्थ किताब में लिखते रहना, है ना। किताब पर उल्टे सीधे चित्र बनाने से किताब गंदी होती है, बकवास बातें लिखने से गंदी होती है, किसी शब्द का अर्थ लिखने से किताब गंदी नहीं होती। पेंसिल रखा करो छोटे छोटे अक्षरों में, ज़्यादा गंदी नहीं करनी है, इसे लिखावट में छोटे छोटे अक्षरों में उनका अर्थ लिख लिया करो, बहुत सारी जगह पड़ी होती है। या कॉपी निकाल लिया करो, है ना, साथ में, नहीं तो किताब लिख लो एक बार। मोर के सिर की कलंगी और सघन हो गई, मतलब ज़्यादा गहरी हो गई। कलंगी जानते हो ना, मोर के सिर के ऊपर पंख होते हैं ना, सिर पर, उसको कलंगी बोलते हैं। तथा चमकीली हो गई, मोर की पंख चमकीली होती है, पता ही आपको, तो वैसी होने लगी। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। बंकिम होता है टेढ़ी, मोर की चोंच जो होती है ना वो चिड़ी की तरह, कौवे की तरह से सीधी नहीं होती, आगे से थोड़ी सी झुकी होती है, टेढ़ी होती है। कभी गौर से देखा होगा तो आपने, मोर तो देखे हैं, आगे से थोड़ी सी झुकी होती है, तो वो बंकिम और पैनी हो गई। पैनी मतलब तीखी, आगे से तीखी होती है वो, ठीक है। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ द्युति, ये शब्द है, देख लो, ध्यान दो। इंद्रनी मतलब इंद्र भगवान की पत्नी इंद्रनी। नीलाभ यानी नीला आकाश, नीले रंग का आकाश, चंद्रमा जैसे आकाश में दिखाई देता है ना, तो उस प्रकार की द्युति यानी चमक दिखाई देने लगी, झलकने लगी। मोर की पंखों में आकाश का सा नीलापन, है ना, और आकाश में चांद भी होता है तो चंद्रिका भी, मोर की पंख में चंद्रिका भी दिखाई देती थी। लंबी नील हरित ग्रीवा, ये शब्द देखो, लंबी नील हरित ग्रीवा, नील मतलब नीली, हरित मतलब हरी। कभी आपने देखा होगा तो मोर का जो गला है, जो लंबी गर्दन है, वो आधा नीला, बीच बीच में थोड़ा हरा सा, हरापन सा दिखाई देता है, चमकीला सा, देखे ना। तो इसने लिख दिया नील हरित ग्रीवा। ग्रीवा बोलते हैं गर्दन को, गर्दन हिंदी में बोलते हैं, ग्रीवा संस्कृत में बोलते हैं। और संस्कृत वाले शब्दों को क्या बताया था मैंने, तत्सम बताया था क्या, तत्सम। और फिर उन्हीं का जो बदला हुआ रूप होता है वो होता है तद्भव। जैसे दुग्ध से दूध, रात्रि से रात, धरित्री से धरती, तो ये बदले हुए रूप ये होते हैं तद्भव। तो ग्रीवा जो है ना उसका तद्भव होता है गर्दन, और गर्दन का तत्सम होता है ग्रीवा। तो माधवी वर्मा कह रही है लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। देखो कितने नए शब्द ला करके वाक्य बनाए हैं। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। इसका अर्थ मैं समझा रहा हूँ बोल करके। वो कह रही है मोर की जो लंबी गर्दन है उसका जो नीला रंग है, कहीं कहीं हरा रंग है, जब वो गर्दन को आड़ी टेढ़ी करता है, ऊंची नीची करता है, तो वो अलग अलग रंग में ऐसे चमकती हुई दिखाई देती है और उसकी अलग ही भंगिमा लगती है। भंगिमा का मतलब होता है शरीर की आकृति का विशेष बना लेना। अब मेरा चेहरा सीधा ही है ना और मैं यूँ करूँगा तो ये अलग ही भंगिमा बन गई, ये अलग ही भंगिमा बन गई हो, ये अलग ही भंगिमा बना ली मैंने। तो जो शरीर की जो आकृति बना लेते हैं ना विशेष, उसको भंगिमा बोलते हैं। समझ आई बात क्या? यानी शरीर की या मुंह की विशेष मुद्रा बना लेना। तो वो मोर भी अपने गर्दन की तरह तरह से भंगिमा बना रहा था। कभी वो सीधी लंबी कर लेता, कभी थोड़ी सी टेढ़ी कर लेता, कभी दाएं बाएं देखता तो उसकी गर्दन में एक मुड़ाव आ जाता, इस प्रकार। तो वो जो अलग अलग आकार दिख रहे ना, उसको बोल दिया गर्दन की अलग अलग भंगिमा कर रहा था, वो अलग अलग मुद्राएं बना रहा था। और वो जब अलग अलग मुद्रा बनाता था ना तो धूप छाई रंग बिखरता था।
इसने लिखा है धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगती थी। धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगती थी। तरंग होता है लहर, एक लहर सी बनती है। और धूप छाई कैसे? धूप मतलब तेज चमक, छावा मतलब हल्का कालापन। तो गर्दन भी एक साइड से एंगल से ऐसे घूमता तो उसकी चमक पड़ती आंखों में, थोड़ा सा यूं घुमा लेता तो थोड़ा कालापन लगता। कई बार आपने एक विशेष प्रकार के सिल्क का कपड़ा देखा होगा, तो उसको लाइट के प्रकाश में तिरछा करते तो चमक से आती है, और यूं करते हैं तो नहीं आती। कई बार रोए से होते हैं ना, उसको यूं हाथ घुमाते हैं ऊपर, चद्दर वगैरह होती है तो वो अलग रंग में दिखती है, और यूं करते हैं तो फिर उसकी अलग कलर दिखता है। नहीं समझेगा? तो उसी प्रकार मोर के जो पंख होते हैं वो चमकीले होते हैं, लेकिन वो हर एंगल से नहीं चमकते। दूर से देखते तो नीला नीला लगता है, पास जाकर देखते या उस पर कोई प्रकाश पड़ता है या वो ऐसे घुमाता है तो चमक सी उठती है। तब उसने कहा कि ये धूप छाई जो तरंगे वो उठने गिरने लगती। कब? जब वो गर्दन को घुमाता, विशेष भंगिमा बनाता, आड़ी टेढ़ी करता, ऊंची नीची करता। तब दक्षिण वाम दोनों पंखों में स्लेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगते। अब इसका देख लो, दक्षिण वाम यानी दायां बायां, दाईं साइड बाईं साइड, दोनों पंखों में। देखो मोर के दो पंख होते हैं, एक तो लंबे पंख होते हैं जिन पे लंबे लंबे पंख होते हैं, उसमें आगे चंद्रिकाएं बनी होती है। एक जो उड़ने वाले पंख होते हैं, वो दो पंख होते हैं। वो जो पंख होते हैं उसको अपने पूंछ बोल देते हैं, मोर की पूंछ। और एक उड़ने वाले होते हैं वो खाकी रंग के, स्लेटी रंग का ऐसा होता है वो नीले नहीं होते, यहाँ वाले भूरे भूरे रंग के होते हैं। तो कह रहे हैं कि दोनों पंखों में स्लेटी और सफेद आलेखन, आलेखन मतलब कोई चित्र अंकित करना, कुछ लिखना, यानी एक अलग ही प्रकार का चित्र सा उनके ऊपर होता है, आलेखन होता है एक अलग ही प्रकार का। आपने देखा होगा मोर की पंखों में यूं धारियां सी होती है, बाकी नीचे तो सीधी पूंछ होती है जिसमें मोर पंख होते हैं। तो वो स्पष्ट लगने लगा था। कब? जब ये धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे तब। पूंछ लंबी हो गई यानी मोर के पंख निकल आए, और उनके पंखों पर चंद्रिकाएं आ गई। चंद्रिकाएं मतलब आपने देखा है मोर के पंख के आगे का जो भाग होता है चांद जैसा दिखता है ना, वो चंद्रिकाएं बनने लगी। पूंछ लंबी और उनके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त उठे। इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त उठे। इंद्रधनुषी मतलब इंद्रधनुष देखा आपने, बरसात के दिनों में आता है ना आकाश में 7 रंगों का इंद्रधनुष। तो मोर के पंखों में भी कई रंग होते हैं, है ना। तो वो इंद्रधनुषी रंग कह दिया उनको। और उद्दीप्त उठे, उद्दीप्त होता है चमकना, अलग रंग में वो चमकने लगे थे। क्योंकि पहले छोटे बच्चे थे तब तो वो तितर जैसे लगते थे, भद्दे बेडोल से मिट्टी के रंग के। लेकिन जैसे जैसे मोर के बच्चे बड़े होने लगे तो उनका असली आकार, असली स्वरूप, असली शरीर दिखाई देने लगा। वो सारे रंग आ गए पंखों में। यूं कह रहे हैं, रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। वाक्य तो ऐसे ही है, शब्द ऐसे ही सुनते रहो एक बार। रंग रहित पैरों को, मोर के जो पैर होते हैं उनमें कोई रंग नहीं होता, वो भद्दे होते हैं, बेडोल होते हैं, खुरदरे होते हैं, मिट्टी के रंग के होते हैं, सुंदर नहीं होते। पर क्या है कि उनकी जो गर्वीली गति है, मोर की जो चाल है, गर्व से भरी हुई चाल, गर्व के भाव से, घमंड, गर्व से चलती हुई चाल है ना, वो सुंदर बना देती है। मोर के पैर तो सुंदर नहीं होते, लेकिन उसकी चाल क्या है, सुंदर बना देते हैं। देखो एक बात सुनो, कई आदमी शक्ल से सुंदर होंगे, स्वरूप होंगे, गोरे चिट्टे होंगे, कद काठी के लंबे चौड़े होंगे, लेकिन अगर काम अच्छे नहीं करेंगे तो वो सुंदर लगेंगे क्या? नहीं लगेंगे। कई आदमी साधारण होते हैं, शक्ल भी कोई ज़्यादा सुंदर नहीं होती, रंग भी गोरा नहीं होता, काले रंग के होते हैं मान लो, लेकिन अगर वो अच्छे काम करते हैं, कोई बुजुर्ग महिला है उसको सड़क पार करवाना, उसकी सहायता करना, तो फिर वही हमें सुंदर लगने लगते हैं। नहीं समझेगा? और जिस व्यक्ति को हम सुंदर बोलते हैं कि ये कितना सुंदर है, हैंडसम, नौजवान, हटाकटा, और अगर वो किसी औरत को धक्के मार करके अपनी गाड़ी निकाल के ले जाए तो फिर वो सुंदर लगेगा क्या? नहीं। तो सुंदर रंग रूप से नहीं होता, किससे होता है? कार्य से। तो भले ही मोर के पैर गंदे लग रहे थे, लेकिन उसकी जो मस्तानी चाल थी, उसकी गर्वीली जो चाल थी, गति थी, उसके कारण वो पैर भी सुंदर लग रहे थे। नई गरिमा से रंजित कर दिया, तो उस चाल के कारण पैर में नई गरिमा आ गई, उसकी महिमा बढ़ गई पैरों की चाल के कारण। रंजित करना होता है रंगना, या अपने प्रसन्न कर रहा था वो सभी को उसकी चाल, ठीक है ना। आगे देखो, उसका गर्दन ऊंची करके देखना। मोर को देखा आपने कभी गर्दन कैसे ऊंची करके झांकता है?
और फिर विशेष भंगिमा के साथ, विशेष हाव भाव के साथ उसे नीची करके दाना चुगना, पानी पी लेना, टेढ़ी करके कुछ शब्द सुनना। देखना कभी मोर है ना यूं, एक बार तो सीधी गर्दन होती है, फिर बीच में यूं बल सा ले आता है, एक मोड़ सा ले आता है यूं, और फिर कुछ दाना चुगता तो नीची कर लेता है ऐसे, फिर यूं गोलाई। अलग अलग उसकी आकृति होती है, अलग अलग भंगिमा होती है गर्दन की, और वो सारी प्रक्रियाएं जो कर रहा है वो सुंदर लगती है। ठीक है ना, दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी करना, और कभी कभी वो गर्दन को यूं करके यूं तिरछा देखकर उधर कुछ सुनने की कोशिश करता, आवाज यूं करके, तो और ही सुंदर लगता है वो। तो उसकी सारी हरकतें बताइए मोर की, जो आप दिन रात यहाँ देखते हो। मोर आते ना दाना चुगने, स्कूल में आते ना मोर, हाँ, तो उनकी वो आप तो आपके तो डाणी में होते हैं मोर, हमारी साइड में तो मोर है नहीं, आपके तो यहाँ है, तो वो देखते हो। तो उसी का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। शब्द जरूर नए नए लेकर आइए महादेव वर्मा, लेकिन ये मैंने सारे शब्दों का अर्थ बताया है। ठीक है, दोबारा भी बता दूंगा अगर नहीं समझ में आया तो। और आदि इन क्रियाओं में जो सुकुमारता है, नए नए शब्द देखो, सुकुमारता होता है कोमलता, जो कोमलता दिखाई देती है, जो सौंदर्य दिखाई देता है, वो अद्भुत है। उसका अनुभव है ना उस सुंदरता का, वो देख कर ही किया जा सकता है। कि मोर की गर्दन का टेढ़ी करना, फिर ऊपर से गोल करके के दाने चुगना, किसी आवाज को सुनने के लिए तिरछी करना, ये जो मोर की सुंदरता है ये शब्दों में नहीं बांधी जा सकती। इसको तो सुंदरता को तो देखकर ही अनुभव किया जा सकता है। जिसने मोर को ऐसे करते हुए देखा है उसको ये पद पड़ेगा तो बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि देखी हुई चीज को दोबारा देखते ना तो वो सारी स्थिति समझ जाता है। और जिसने मोर कभी देखा ही नहीं उसको वास्तविक आनंद नहीं आएगा, जो मैं बता रहा हूँ उसमें भी नहीं आएगा, और देखा हुआ ना तो आनंद आएगा। वो कह रहा है, बाकी रही बात गति की, तो इसने लिखा है कि गति का चित्र नहीं आंका जा सकता, और जो मोर की चाल है उसको किस शब्दों में बताऊं, वो तो निराली है, उसको चित्रों में नहीं आंका जा सकता, यानी शब्दों में नहीं बताया जा सकता। मतलब सुंदर थी, चाल भी सुंदर थी। अब दोबारा पढ़ देता हूँ एक बार इसको, पूरे शब्द दोबारा देखना। मोर के सिर की कलंगी और सघन हो गई, ऊंची और चमकीली हो गई, चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई, गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ द्युति चमकने लगी, लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी, दक्षिण वाम दोनों पंखों में स्लेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे, पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे, रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी करके शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है, और गति का तो चित्र ही अंकित नहीं किया जा सकता। समझ आगे बात? दोबारा बता दो पूरे पद का क्या है इसमें बात है। वो कह रहा है, धीरे धीरे मोर के बच्चे बड़े होने लगे और उसकी जो शरीर की आकृति है वो मोर जैसी दिखने लगी, और उनके जो गर्दन है उसमें सघन बाल आ गए, रंग बिरंगा रंग उसका दिखने लगा, सिर पर कलंगी आने लगी, और वो बहुत ही नीली और हरी चमक वाली दिखाई दे रही थी, और चोंच टेढ़ी हो गई, आगे से तीखी हो गई, पैनी हो गई, और गर्दन पर हरा और नीला रंग है, वो एक अलग ही धूप छांव वाली तरंगे दिखा रहा था, धूप छांव वाली तरंगे सी दिखा रहा था उठने की वो। और दाएं बाएं भाग में मोर के दूसरे पंख आगे उड़ने वाले वो थोड़े भूरे रंग के थे। और उसके बाद वो लिख रहा है कि जो मोर की लंबी लंबी पंखें होने लगी, उनके लास्ट में चांद जैसा चंद्रिकाएं दिखाई देने लगी, वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। और उसका गर्दन उठा के दाना चुगना नीची करके, और फिर गोलाई में देखना, कभी किसी शब्द को सुनने के लिए गर्दन को टेढ़ी करना, इसकी जो भाव भंगिमा है वो देख कर ही उसका आनंद किया जा सकता है। और जो चाल है वो तो गजब थी, पैर भले ही थोड़े सुंदर कम थे लेकिन चाल के कारण वो बहुत ही सुंदर लगने लगे थे उसकी चाल, और उसको चित्रों में बांधना, शब्दों में बांधना मुश्किल है, ये इसका अर्थ। समझ गए?